हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिसके साथ हैं उन्हें सब लोग अच्छे से जानते हैं, पहचानते भी हैं। आपने कई बार फ़ोटोज़ को रोटेट होते हुए भी देखा होगा। नज़ियाबाद के जितने भी और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोग इनके चेहरे को बहुत अच्छे से परिचित होंगे। आज हम उनकी थोड़ी सक्सेस के बारे में और उनके जो भी रूटीन्स हैं, जिस तरह से उन्होंने ये सक्सेस को हासिल किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बिल्कुल आज हम लोग आशिया के साथ हैं और आप सब लोग जानते हैं कि आशिया ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में थर्ड पोजीशन अपनी बनाई है और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को पीछे छोड़ते हुए अपनी ये पोजीशन बनाई है। तो सबसे पहले हम लोग आशिया से बात करना चाहेंगे और ये उनसे पता करते हैं वो सबसे पहले अपनी सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहेंगी। मैं सबसे पहले अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने कभी भी मुझे मेरी स्टडीज़ को लेकर प्रेशराइज़ नहीं किया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उनके कांस्टेंट गाइडेंस की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट मैं क्रेडिट अपने स्कूल एलआरएस इंटरनेशनल एकेडमी और वहाँ के सारे फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहूँगी, जो 24/7 मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो हमेशा उन्होंने उसे अपनी प्रॉब्लम समझकर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। नेक्स्ट मैं इसका स्पेशल क्रेडिट अपनी प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं ये सब कुछ अचीव कर पाई हूँ। नेक्स्ट मैं अपना केमिस्ट्री का पूरा क्रेडिट पुलकित सर को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर सब कुछ इतने अच्छे से प्रैक्टिस करा दिए कि मुझे एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। हम लोग ये जानना चाहेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं पूरे साइंस में आशिया ने केमिस्ट्री में 99 स्कोर किया और मैथ में बेटा 95 स्कोर किया और इसी तरह से आप साइंस में सारे स्कोर्स आप देख रहे होंगे। तो इतने जो मार्क्स हैं, 1/1 मार्क्स की स्ट्रेटेजी किस तरह से सब लोग आप गेट कर सकते हो। ये टारगेट बहुत बड़ा अचीव करने के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि एक आध महीना आपने पढ़ा होगा और इतना बड़ा आप अचीवमेंट कर पाओ। तो इसके लिए एक पूरी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है और वो किस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए प्लानिंग की गई और कैसे इस टारगेट को सेट किया गया, वो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। तो आज से जैसे ही तुम क्लास 12th में आई तो आपने पहले ही दिन ये सोचा था कि हाँ मुझे ऐसे कुछ पोजीशन में लेके आना है या फिर मुझे ऐसा करना है, या फिर जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आता गया वैसे वैसे आपके टारगेट्स हैं वो सेट होते गए। जब मैं 12th में आई थी तो पहले तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने अच्छा स्कोर कर पाऊँगी। मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ ऐसा अचानक से लेवल बढ़ गया था। लेकिन धीरे-धीरे सारे टीचर्स के गाइडेंस की वजह से और मेरे हार्ड वर्क की वजह से सब कुछ ईज़ी होता गया। ओके, तो अच्छा आपने जैसे केमिस्ट्री में 99 स्कोर किया है, सबसे ज़्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही है। तो हम लोग केमिस्ट्री के लिए बात करें तो केमिस्ट्री में ये स्कोर की क्या स्ट्रेटेजी रही और आपने कैसे कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा मुश्किल है, आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और क्या उनके पीछे आपने जो भी मुश्किल से आपकी आई होंगी, आपके पास जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ टॉपिक्स लगे होंगे आपको भी, तो आपने वो दूर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी को अपनाया। केमिस्ट्री में वैसे तो आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छी तरह से टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस याद हैं तो उससे कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अच्छी तरह से कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कई बार हम जल्दी जल्दी में जो चीज़ आती होती है वो भी गलत कर देते हैं। तीसरी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट ये लगती है, जो मैं भी अक्सर भूल जाती थी, वो यूनिट्स का था कि यूनिट्स मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे खुद से। और मेरी एक और स्ट्रेटजी ये थी कि मैं जो पॉइंट्स भूल जाती थी तो मैं उसे एक पेपर के लास्ट में लिख लेती थी, वो सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके, ताकि लास्ट मिनट में मैं वो रिवाइज कर कर अच्छा स्कोर कर पाऊँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैथ के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि जैसे मैथ में आपने पढ़ा तो मैथ के किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को, और उसे मैथ के लिए क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए कि वो 100 नंबर गेट कर पाए। मैथ्स में वैसे तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट आनी चाहिए। एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ आरडी शर्मा भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये चैप्टर्स चेक करने की ज़रूरत है कि कौन से चैप्टर्स हाई वेटेज के हैं। जैसे हमारे मैथ्स में कैलकुलस काफ़ी ज़्यादा वेटेज का होता है, उसमें टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और एक और आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरलिंक किया है। अगर इस पे अच्छे से कमांड बन गई तो सब कुछ अच्छा हो जाता है और स्कोर भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर सॉल्व करने से भी आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ताकि एग्जाम में अगर वो आए तो आप
आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने एग्जाम आइडिया क्लासेस ने आपकी एक तो क्या हेल्प की, कितनी हेल्प की और किस हद तक की। दूसरी चीज़ हमारे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो शॉर्ट नोट्स हैं, और शॉर्ट नोट्स के साथ फिर हमने स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया कराया था, क्वेश्चंस हमने प्रीवियस इसके कराए, बहुत सारे क्वेश्चंस जिससे कराए। तो शॉर्ट नोट्स कितने इफेक्टिव रहे, और जो ये स्ट्रेटेजी बना के दी उसमें एग्जाम आइडिया क्लासेस का क्या रोल रहा? देखिए, मेरे हिसाब से कांस्टेंट पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और पढ़ने के साथ साथ आपको बाद में ये भी देखना है खुद से पढ़कर, कि खुद को पढ़ा कर कि क्या मैंने जो पढ़ा है वो सही समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ लिया है और समझ कुछ नहीं आया है। और इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप इतना सारा एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स है तो उससे टाइम भी कम बचता है, और साथ ही साथ अच्छा स्कोर भी कर पाते हैं। और एग्जाम आइडिया क्लासेस ने मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व कराए हैं, सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा सॉल्व कराए हैं, और उसी सब की वजह से मैं ये सब कुछ अचीव कर पाई हूँ। अच्छा, आपका जो ये डेली का रूटीन है, जैसे सेल्फ स्टडी का रूटीन है, तो आपने वो रूटीन सेट किया होगा। तो वो रूटीन आपने, जैसे कितने बजे तक आप सोते थे, कितने बजे तक आपको पढ़ना चाहिए एक आइडियल स्टूडेंट को, और सेल्फ स्टडी लगभग कितने आवर्स की आपके होनी चाहिए? देखिए, स्कूल के अलावा 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी तो सुप्रीम है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे मैंने अपना डेली टारगेट में सेट करती थी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। सिमिलरली फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी। और फिर मैं, अगर टारगेट मेरा 7 बजे भी दिन में कंप्लीट हो रहा है तो मैं आराम कर लेती थी। बस मैंने डेली टारगेट सेट किया है। और मैंने एक और किया था कि सैटरडे संडे फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को टाइम दिया था। अच्छा, ये आपके जो डाइट प्लान है ये भी आपने सेट किया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्थ आपकी इम्पोर्टेंट रखती है। अगर आप हेल्थी नहीं हो तो आप फिर अपनी स्टडी को भी टाइम नहीं दे सकते। तो आपने फिर डाइट प्लान्स का भी लिया होगा, कितने बजे तक आपने सेट किया होगा सब चीज़ें, कितने बजे तक आपको फूड लेना चाहिए, कितने बजे मॉर्निंग में उठना चाहिए। और किसी तरह से जो लास्ट स्ट्रेटजी है बोर्ड की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको सारे क्वेश्चंस करवाए भी जा रहे थे लगातार, तो लास्ट में जो बोर्ड है, बोर्ड के दौरान कि किस तरह से स्ट्रेस आप फ्री रखा आपने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा मोमेंट भी आता है हर स्टूडेंट की लाइफ में कि जब उसको क्वेश्चंस कर रहा होता है, वो जितना वो लगा रहा है आउटपुट इनपुट लगा रहा है, वो उतना आउटपुट नहीं निकल पाता। तो ऐसे भी मोमेंट आपकी लाइफ में आए होंगे, तो उन आपने एंजाइटी से कैसे टैकल किया? ऐसा मेरी लाइफ में बहुत बार आया है जब मुझे लगा कि हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन सबने मुझे मोटिवेट किया और मैं ये सब कुछ अचीव कर पाई। मैं वैसे दिन में अगर मैं स्कूल नहीं जाती थी तो मैं जल्दी उठ जाती थी 6 बजे, और दिन में मैं अपना पूरा रिवाइज कर लिया करती थी। और साथ ही साथ नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट एग्जाम के लास्ट टाइम पे अगर आप सही से नहीं सो पा रहे हो तो जो चीज़ आप भी जाती है वो भी आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आशिया का, हमने आशिया से बात की, और अब थोड़ा बात हम लोग इनके पेरेंट्स से भी करेंगे। इनके जो पापा हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। प्लीज सर आइए सर। हेलो सर, नमस्कार। आपने बच्चे का सबको ऐसा देखने का, जैसे बच्चा आपने 3rd पोजीशन पूरी डिस्ट्रिक्ट में गेट की है, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है। और आज ऑब्वियसली हर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे की जो ये फेमस है उसी चीज़ से वो पहचाने भी जाए। तो ये देख के आपको बहुत खुशी लग रही होगी। और ये जो किया है सारी अचीवमेंट, इसमें डेफिनेटली कुछ बच्चे का ही रोल नहीं है, आपका भी बहुत बड़ा रोल है। तो आपने बच्चे को बहुत बार मोटिवेट किया होगा, बहुत बार ऐसे मोमेंट उसके आए भी होंगे। तो किस तरह से पेरेंट्स को बच्चे की लाइफ में रोल प्ले करना चाहिए और किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। मेनली बच्चों के लिए ये होता है कि उसे किसी भी तरह से टारगेट नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज़ का टारगेट जो ले लिया है उसके उसी हिसाब से चलना चाहिए और टारगेट के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ज़्यादा बॉदरेशन दिमाग में नहीं होनी चाहिए। सही बात तो यही। और इसका सब चीज़ का क्रेडिट जो इनके टीचर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा जाता है इस चीज़ का। खास करके पुलकित सर को बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत मोटिवेट किया है इन चीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप इस इंटरव्यू से आप भी मोटिवेटेड होंगे और आप भी इस तरह की चीज़ें देख सकते हो और इनसे देख के मोटिवेटेड हो सकते हो और ये नंबर आप आराम से गेट कर सकते हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।